Okay, so we are going to start with new topic today. तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, इसके दो पार्ट्स थे. वन वॉज सर्कुलर मोशन एंड द अदर इज रोटेशनल मोशन. तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे. तो रोटेशनल मोशन में जो पहला ही टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे इन डिटेल. But the first topic in part B of this chapter, part B is rotational motion. और इसमें जो पहला ही टॉपिक है आपको दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया as an analogous quantity for mass. तो we'll see what is moment of inertia in a while. हम लोग moment of inertia देखेंगे क्या होता है. moment of inertia तक जाने से पहले there are few things that you should know. हम यहाँ पे strictly rotational motion की बात करने वाले हैं. और अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में ही मैंने आपको बताया था कि rotational motion प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे linear motion प्रोड्यूस करने के लिए what is required? External unbalanced force. So according to Newton's first law of motion, every particle remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. तो जब तक external unbalanced force लगेगा नहीं तब तक motion प्रोड्यूस होगा नहीं. कौन सा motion? Linear. अगर हम लोगों ने external unbalanced force लगा दिया तो उस केस में बॉडी का स्टेट चेंज होता है. स्टेट चेंज होने का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे था तो नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग, मतलब देयर इज चेंज इन मोमेंटम. करेक्ट, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट. लेकिन जब आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात करते हो तो उस केस में द बॉडी और द पार्टिकल परफॉर्म्स विच टाइप ऑफ मोशन? लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन. सिमिलरली अगर आपको रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है तो 11th में ही आपने देखा था रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क लगता है. तो एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क की जरूरत होती है. और टॉर्क में हमने दो टाइप देखे थे. एक था मोमेंट ऑफ फोर्स जहां पे एक सिंगल फोर्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस रोटेशन. एग्जांपल भी बताया था मैंने आपको. डोर को ओपन या क्लोज करना है तो आप एक ही फोर्स लगाते हो, एक साइड से फोर्स लगाते हो, राइट. सो द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स मतलब सिंगल फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, या तो इसको बोलते हैं टॉर्क. दो फोर्सेस मिल के भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, राइट. तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग ये 11 के बेसिक्स देख लेंगे. लेकिन रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो हमने रोटेशनल मोशन स्ट्रिक्टली रिजिड बॉडी का देखना है. तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. ये भी मैंने आपको 11 में कवर करके दिया था. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर रिजिड बॉडी मतलब क्या? ऑफ कोर्स रिजिड मतलब सॉलिड, वो तो है. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? इफ द शेप ऑफ द बॉडी does not change under the action of force of any magnitude then the body is said to be rigid body. इस केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. तो जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. सॉलिड, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि रोटेशनल मोशन में हम किसकी बात करने वाले हैं? सॉलिड्स की. और तो सॉलिड्स की अगर बात करने वाले हैं तो यू शुड नो कि सॉलिड के केस में अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स का. So if you see in this case the particles are arranged periodically. Periodically मतलब हर बार equal distance पे आपको particle देखने को मिलेगा. So in case of solids the distance between any two particles, पहली बात तो ये distance कम होता है. The distance between two consecutive particles is less, right? And they are arranged periodically मतलब हर बार same distance पे आपको एक particle देखने को मिलेगा. अब रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस पे मैं कितना भी फोर्स लगा दूं और इस बॉडी का शेप चेंज नहीं हो रहा है. शेप चेंज नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल्स में क्या है? कांस्टेंट है. ऐसे बॉडी को क्या बोलते हो? रिजिड बॉडी, राइट.
तो हम जब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो हम हर बार कौन सा बॉडी लेने वाले हैं? रिजिड बॉडी। बिकॉज हमको ये नहीं चाहिए कि जब बॉडी रोटेट हो रहा है तो उसका शेप चेंज हो जाए। अगर शेप चेंज हो रहा है मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हुआ तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग, तो वहां पर रोटेशनल के साथ एक्स्ट्रा मोशन आ जाएगा, कौन सा? वाइब्रेशनल। तो जब भी तुम एनर्जी की बात करोगे तो आपको रोटेशनल के साथ कौन सी एनर्जी की बात करनी पड़ेगी? वाइब्रेशनल। तो हम लोगों ने इसके लिए सिंपल करने के लिए बॉडी को क्या ले लिया? रिजिड। तो रिजिड बॉडी डिफाइन कैसे करेंगे? अ बॉडी whose shape does not change, whose shape does not change, actually shape and size दोनों does not change under the action of force of any magnitude, force of any magnitude is known as rigid body, is known as rigid body। इसका मतलब ये होता है that the distance between any two particles always remains constant। ओके, तो ये भी बेसिक चीज याद रखना। कोई एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं रिजिड बॉडी मतलब क्या, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी हमको डेरिवेशंस करने हैं हर जगह पे मैं बोलने वाला हूँ कंसीडर द रिजिड बॉडी, कंसीडर द रिजिड बॉडी, तो आपको पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होता है। गुड, देन यू शुड नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी हमने 11th स्टैंडर्ड में डिफाइन किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर। तो ऐसा है, अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, सो लेट अस से आई हैव अ रिजिड बॉडी जस्ट लाइक अ डोर। तो जब ये रिजिड बॉडी रोटेट होगा, लेट अस से रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो जब ये रिजिड बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। वेरी गुड। और अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो ये जितने भी सर्कल्स है उन सब के सेंटर एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे है, राइट? तो ये जो कॉमन स्ट्रेट लाइन पे जो सेंटर है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, all the particles of that body perform circular motion. The centers of all this circle lie on a common straight line and this straight line is called as axis of rotation. Rotational motion में सबसे important कुछ है तो वो है axis of rotation. Good. तो define कर लेंगे इसको। When a rigid body rotates, when a rigid body rotates, all the particles of the body, all the particles of the body perform, क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। परफॉर्म सर्कुलर मोशन। The centers of all these circles, the centers of all these circles lie on a common straight line, lie on a common straight line. This line is known as axis of rotation. This line is known as axis of rotation. अब हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर लेंगे, फिर बाद में उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, आप देख लेते हैं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके आगे हमेशा याद रखना जहां भी मोमेंट ऑफ ऐसा वर्ड आए मतलब रोटेशन की बात हो रही है। मोमेंट ऑफ करस्पॉन्ड्स टू रोटेशनल मोशन। अब चलो वापस जाते हैं न्यूटन्स लॉज के पास। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी पार्टिकल remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force acts on it। सिंपल भाषा में जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता
तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है, किसने रोका है उसको स्टेट चेंज करने से? इट्स ओन मास, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इसलिए पहले लॉ को बोलते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया डिफाइन कैसे करते हो? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? जिस क्वांटिटी ने रोका है उसको क्या बोला है तुमने? इनर्शिया। सो वी नो दैट inertia is the tendency of an object to oppose any change in its state, और अगर आपको याद होगा लीनियर मोशन में, इन लीनियर मोशन इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? मास प्रोवाइड्स इनर्शिया। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन जैसे अ क्वांटिटी which opposes any change in the state in linear motion is called as inertia, वैसे ही रोटेशनल मोशन में a quantity which opposes change of state of rotational motion. For example, ये डोर as you can see ये रेस्ट पे है ना, रोटेट हो रहा है क्या? नहीं। किसने रोका? मास नहीं। यहाँ पे ये जो डोर है इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक क्वांटिटी है जो उसको स्टेट चेंज करने के लिए अपोज कर रहा है, उसको बोलोगे रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में वो इनर्शिया होता है मास, यहाँ पे मास नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता है, वो हमको डिराइव करना है। तो सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन अ क्वांटिटी which opposes change of state is known as rotational inertia or moment of inertia क्लियर यहां तक? अब हम डिराइव करेंगे, वी विल डिराइव व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन पहले ये 3-4 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जब भी तुम रोटेशन की बात करोगे तो विच बॉडी यू आर कंसिडरिंग? rigid body. What is rigid body? If the shape and size of a body does not change under the action of force of any magnitude, then such a body is called as rigid body. इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, it will always remain same. ये हो गया आपका rigid body. Axis of rotation, when a rigid body rotates, all the particles of the body perform circular motion and the center of all the circles lie on a common straight line. This common straight line is called as axis of rotation. फिर हमको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए हमने पहले देखा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, उसको खुद का ही मास अपोज करता है, तो लीनियर मोशन में मास प्रोवाइड्स इनर्शिया। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में जो क्वांटिटी रोटेशनल स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करेगा उसको क्या बोलोगे? रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इतना तुमको पता होना चाहिए था। नाउ लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पहले एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिलेगा। तो लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेल बाय द वे इस चैप्टर में मतलब रोटेशनल मोशन में आपको 3 इक्वेशंस डिराइव करने हैं। एक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, एक आएगा आपका आप देखोगे टॉर्क का, और एक आएगा एंगुलर मोमेंटम का। कौन से 3? काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों डेरिवेशन बहुत कनेक्टेड है, सिमिलर है। मतलब तुमको एक डेरिवेशन पता है तो बाकी दो अपने आप ही हो जाएंगे।
rotational kinetic energy, torque and angular momentum. Rotational kinetic energy, torque and angular momentum. These are very similar derivations. तो मैं अभी तुमको बता देता हूँ कि याद कैसे रखना है. मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो आपको रोटेशनल मोशन बाय डिफॉल्ट पता है. चलो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर काइनेटिक एनर्जी. हाफ एम वी स्क्वायर. वेरी गुड. हाफ एम वी स्क्वायर. सही है. यहाँ जो तुम हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हो इसमें एम तो हो गया मास मतलब इनर्शिया, वी है स्पीड. तो ये जो वी तुम बोलते हो ये स्पीड कांस्टेंट होता है कि ये चेंजिंग होता है? चेंजिंग होता है. पक्का? अगर मैंने आपको बोला मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास 100 किलोग्राम है, उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ. मैंने स्पीड कितना बोला? तो मैंने तुमको एक फिक्स वैल्यू बताई. तो ये कांस्टेंट वैल्यू है कि ये चेंजिंग वैल्यू है? तो याद रखना v इज कांस्टेंट. राइट. v का एंगुलर एनालॉग कौन होता है? ओमेगा. तो जब तुम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करने वाले हो कौन कांस्टेंट होगा? ओमेगा कांस्टेंट होगा. कौन कांस्टेंट होगा? ओमेगा. क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि तीन डेरिवेशन में डिफरेंस क्या है. तो जब आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करोगे हु इज कांस्टेंट? ओमेगा. राइट. एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट. याद रखना. अब नंबर 2 टॉर्क. टॉर्क का लीनियर मोशन में कौन होता है एनालॉग? फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. वेरी गुड. टॉर्क इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास. मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास क्या था? इनर्शिया था. रोटेशनल मोशन में इनर्शिया को क्या बोला तुमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. m इंटू ए का एनालॉग कौन होगा? अल्फा. वेरी गुड. करेक्ट. तो F इक्वल टू एम ए में ए कांस्टेंट है कि ए चेंजिंग है? कांस्टेंट है. तो ए का एनालॉग अल्फा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. जब तुम टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करोगे तब अल्फा क्या है? मतलब लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन. जिस इक्वेशन में v आ रहा है वहां v कांस्टेंट है, जिस इक्वेशन में a आ रहा है वहां पे a कांस्टेंट है. अब एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं. पहले लीनियर मोमेंटम बताओ. मास इनटू वेलोसिटी. वेरी गुड. मास इनटू वेलोसिटी. ठीक. इसका एंगुलर क्या आएगा? मास नहीं, रोटेशनल इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा. तो ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट. राइट. तो अगर मैं एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है. तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. अगर मैं टॉर्क का इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं तो टॉर्क में आता है अल्फा. अल्फा मतलब एक्सेलरेशन. तो वहां पे कौन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. स्पीड इज चेंजिंग. करेक्ट. अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे. P इक्वल टू एम वी, एल इक्वल टू आई ओमेगा. P लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? V पे. तो V क्या है? कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर स्पीड पे. तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट. अभी याद रखना क्योंकि जो तीन डेरिवेशन में बताने वाला हूं ना मोर और लेस सेम है. मतलब तुमको एक ही डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, बाकी अपने आप आता जाएगा. और याद रखो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है सेम तरीके से आप बाकी सब कर सकते हो. थोड़ा थोड़ा चेंज है. हम जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करेंगे सबसे पहले हम लोग एक रिजिड बॉडी लेंगे ऑफ आर्बिट्री शेप. आर्बिट्री शेप मतलब एनी शेप. तो मैंने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ले ली. तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप, है ना? एनी शेप मतलब आर्बिट्री शेप. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? रोटेशनल. तो ये बॉडी क्या होगा? रोटेट होगा. जब बॉडी रोटेट होता है तो उसका एक क्या होता है? एक्सिस. एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप rotating about some axis passing through some point O with constant angular speed omega. Correct? Good. तो एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. एंगुलर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. तो मैं थोड़ा थोड़ा पहली बार आपको बता दूंगा लिख के, बट देन विल स्किप द थ्योरी पार्ट. सिर्फ डायरेक्शन कर लेंगे. सो लेट अस कंसीडर a rigid body
of arbitrary shape rotating about an axis passing through point O with constant, क्या constant? angular speed, with constant angular speed ओमेगा। अभी जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, द रिजिड बॉडी इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3, m4, mn। तो जो बॉडी है ना, ये बॉडी बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से, n नंबर ऑफ पार्टिकल से। हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग है, m1, m2, m3, m4 अप टू mn। m1 का मिनिमम डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। m1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, m2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है r2, m3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है r3, m4 का है r4 एंड rn। तो ये हो गया r2, ये हो गया r3, ये हो गया r4, ये हो गया rn। सो इमेजिन द बॉडी इज टू बी मेड अप ऑफ or is made up of large number of particles, और ये जो पार्टिकल्स हमने लिए इसके मासेस क्या थे? ऑफ मासेस क्या क्या मास लिया आपने? m1, m2, m3 एक्सेट्रा। तो m1, m2 अप टू mn। और ये जो पार्टिकल्स है इसका डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? r1। एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, rn। कहां से मेजर कर रहे हो डिस्टेंस? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड। और इसको इतना क्लीन रखो, तो सिंपल सी चीज है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि थ्योरी पार्ट जब आए ना फिजिक्स का, क्योंकि गड़बड़ थ्योरी में ही ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स में तो क्या कैलकुलेशन की गड़बड़ होंगे। थ्योरी लिखते जमता नहीं, लिखने ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या जमना जैसा है, इट इज टू सिंपल। टेक अ डायग्राम, एक्सप्लेन। रिजिड बॉडी है, यस। आर्बिट्ररी शेप है, यस। रोटेट हो रहा है, यस। रोटेट हो रहा है तो एक्सिस होगा, वो एक्सिस किसी पॉइंट में से पास होगा, ओ से पास हो गया। उसका स्पीड, एंगुलर स्पीड या तो कांस्टेंट होगा या तो नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर बता दो कि ये जो बॉडी इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2, m3 एट डिस्टेंसेस r1, r2, rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब इवन दो, देखो ये थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है, जब बॉडी रोटेट होता है ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल ही बता देता हूँ, दैट इज बेटर ऑफ। ये एक्सिस है, ये बॉडी है जो रोटेट हो रहा है। अगर बॉडी रोटेट हो रहा है और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबका एंगुलर स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेरी गुड। लेकिन सब पार्टिकल का लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? यस, क्योंकि डिस्टेंस अलग है। v इक्वल टू r ओमेगा होता है। हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग है क्योंकि डिस्टेंस उसका अलग है। तो इवन दो एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, angular speed is constant, but linear speeds are different. तो एक काम करते हैं, जो पहला पार्टिकल है उसका लीनियर स्पीड आ जाएगा v1 इक्वल टू r1 ओमेगा 1। ओमेगा 1 इज ओमेगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड सबके लिए सेम है। सेकेंड पार्टिकल का हो जाएगा r2 ओमेगा, nth पार्टिकल का हो जाएगा rn ओमेगा। क्लियर? पक्का? श्योर। तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी था जो रोटेट हो रहा है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है,
इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन हर एक पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज डिफरेंट। गुड। इवन दो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लीनियर स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हर किसका अलग अलग है, राइट। तो हमने लीनियर स्पीड निकाल लिया। अब हमको फाइंड करना था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब बॉडी रोटेट होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना होगा। एक बात बताओ, ये बॉडी इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो बॉडी है इसके पास एनर्जी आएगा कहां से? पार्टिकल से आएगा, पार्टिकल से आएगा ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कमिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और क्योंकि एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है ना एनर्जी, पक्का श्योर 100% कि वेक्टर है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, वेक्टर्स में हम लोग डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर में हमको डायरेक्शंस देखने पड़ते हैं। अगर वेक्टर्स इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन यू कैन ऐड देम डायरेक्टली, अगर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन यू सबट्रैक्ट देम। सिंस एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका, रिजिड बॉडी का, वो कहां से आएगा? इट इज द सम ऑफ किसका, सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of the body is the sum of किसका सम? काइनेटिक एनर्जीज ऑफ all the particles, kinetic energies of all the particles. Therefore kinetic energy of rotation is equal to kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle plus kinetic energy of third particle। जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके काइनेटिक एनर्जी का एडिशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। बट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो पहले पार्टिकल का हो जाएगा हाफ m1v1², दूसरे का हो जाएगा हाफ m2v2²। ऐसा करते करते आप जाओगे हाफ mn/vn² तक। क्लियर यहां तक? लेकिन v1 क्या था? r1 ओमेगा, v2 क्या था? r2 ओमेगा। तो दिस इज इक्वल टू, मैं हाफ कॉमन निकाल लेता हूं, हाफ सब में से कॉमन निकाल लिया, m1 r1 ओमेगा², मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, r1² ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा² प्लस 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 mn rn² ओमेगा²। हाफ, अभी और क्या कॉमन निकलेगा? ओमेगा²। तो हाफ m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस 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 mn rn² और साथ में आ गया ओमेगा²। क्लियर? बराबर। अब ये जो m1 r1² प्लस m2 r2², ये अगर मेरे पास 1000 टर्म्स आ गए तो क्या मैं 1000 बार लिखते बैठूंगा? तो फिर क्या करते हैं? समेशन। तो हाफ समेशन mi/ri²। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है? n तक। इसको सिर्फ मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं और लिख देते हैं ओमेगा²। ये आ गया, क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? राइट। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं विद लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल, सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो देखो तुम अगर कंपेयर कर रहे हो हाफ हाफ,
v और ओमेगा। तो यहाँ पे m और वहां पे समेशन mi/ri²। ये जो m था ट्रांसलेशनल मोशन में, वो क्या प्रोवाइड करता है? इनर्शिया। तो यहाँ जो ये समेशन mi/ri² है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? इनर्शिया। तो उसको क्या बोल दोगे? रोटेशनल इनर्शिया। क्या बोल देंगे उसको? रोटेशनल इनर्शिया, राइट। दस वी सी दैट क्या दिखा हमको? हमको दिखा कि ये जो समेशन i रन फ्रॉम 1 to n mi/ri² है, इज एनालॉगस टू, एनालॉगस मतलब सेम दिखने वाला, किसको? एनालॉगस टू मास। मतलब मास कौन था? इनर्शिया था। किसमें? इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एस। तो ये जो समेशन mi/ri² है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया इज कॉल्ड एज रोटेशनल इनर्शिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा फेमस है कंपेयर टू रोटेशनल इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहां तक क्लियर? पक्का? अब यू कैन गो। ठीक, तो अभी ऐसा है, ये आपको लीनियर इनर्शिया और ये आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रोटेशन इनर्शिया। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम लोग क्या हमेशा समेशन i रन फ्रॉम 1 to n mi/ri को लिखेंगे क्या? नहीं। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं i से। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। सो इसके आगे रोटेशनल मोशन में कहीं पे भी तुमको अगर कैपिटल I दिखे तो वो करंट नहीं है, क्योंकि तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हो। आई नो देर आर करेक्शन इन द नोट्स विच आई विल टेल यू लेटर, तो प्लीज अभी ध्यान दो। ओके, वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे क्या करेक्शन है नोट्स में। करेक्ट, ये अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये I तो करंट है नहीं, तो ये रोटेशनल मोशन में I कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट। सो देयरफॉर I can write down I equal to summation mi/ri² I runs from 1 to n। क्लियर? गुड। वेल बाय द वे, आपको मैंने 11th में बताया था, कुछ बेसिक चीजें थी जो हम 12th में लगता है, लेकिन इंट्रोडक्शन उसका 11th में होता है। दो टाइप के हमने मास कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, दो टाइप के। एक को आप बोलते हो डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन, एक को आप बोलते हो कंटिन्यूअस मास कॉन्फ़िगरेशन। डिस्क्रीट मतलब मास है फिर नहीं है, फिर मास है फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो केस है ना, वो वैसा ही है। यू हैव अ मास, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव मास, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव मास, यू डोंट हैव एनीथिंग। तो ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। तो ये जो तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ मास कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज कंटिन्यूअस, हर जगह पे मास है। तो इसी फॉर्मूला को अगर आपको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखना है, तो फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ थोड़ा चेंज होता है। कंटिन्यूअस के केस में समेशन नहीं लिखते, लिखते हैं इंटीग्रेशन। mi नहीं लिखते हैं, लिखते हैं dm। और ri² नहीं लिखते, लिखते हैं r²। तो इंटीग्रेशन r² dm। समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, mi की जगह पे dm और ri² की जगह पे r²। अब इसको dm लिखने का रीजन था, बताता हूँ क्या। सपोज मेरे पास ऐसा एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, जहां पे मास हर जगह पे है। मेरे पास एक एक्सिस है, ये एक्सिस है। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल मास एलिमेंट ले लिया। स्मॉल मास एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट मतलब बड़े बॉडी का छोटा सा पार्ट। तो इसका मास है कितना? dm। dm मतलब dm स्टैंड्स फॉर स्मॉल मास एलिमेंट। इसका मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको बोलते हो r। तो नोटेशन dm मतलब स्मॉल मास एलिमेंट। यहां तक क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? पक्का पक्का? तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। आई विल जस्ट डिक्रीज द स्पीड, थोड़ा सा स्लो जाएंगे।
हमको बेसिकली चाहिए था एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन हमको मिल सकता है काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको ऑलरेडी लीनियर मोशन में पता है कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करता हूँ तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज इनर्शिया। इनर्शिया किसके इक्वेशन में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में आ रहा है। तो जब आपको रोटेशनल इनर्शिया चाहिए तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वहां से आपको मिल जाएगा रोटेशनल इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या किया, हमने एक बॉडी ले लिया, रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप। एनी शेप को साइंस में बोलते हैं आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप। दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट O with constant angular speed omega. This body is supposed to be made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, mn. ये जो पार्टिकल्स है इनका डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से अलग अलग है, r1, r2, r3, rn, where these distances are the minimum distances, मतलब perpendicular distances, shortest distances. Correct? Good. Then even though angular speed सारे particles का सेम है, linear speed सेम नहीं होगा क्योंकि linear speed depends on distance. तो जो पहला पार्टिकल है उसका लीनियर स्पीड होगा v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, दूसरे का आएगा r2 ओमेगा, ऐसा nth पार्टिकल का आएगा rn ओमेगा। हमको चाहिए था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, लेकिन अल्टीमेटली जब बॉडी रोटेट हो रहा है, बॉडी किससे बना है? पार्टिकल से। बॉडी रोटेट हो रहा है मतलब पार्टिकल्स भी मूव हो रहे हैं। तो अगर हमको पूरे बॉडी का एनर्जी चाहिए तो वो पूरे बॉडी का एनर्जी आ कहां से रहा है? पार्टिकल से। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का एडिशन कर लेंगे और वो टोटल एनर्जी विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। सबको ऐड कर दो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल का कितना होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर। दूसरे का कितना होगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। nth का होगा हाफ mn vn स्क्वायर। हाफ कॉमन आ गया, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस 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 mn vn स्क्वायर। अब ये जो v1 v2 v3 आपने फाइंड करके रखा, ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल हैव हाफ m1, व्हाट इज v1? r1 ओमेगा, तो आ जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कॉमन। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको मैं लिख लूंगा समेशन mi ri स्क्वायर i रन्स फ्रॉम 1 to n ओमेगा स्क्वायर। ये मिल गया आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यहां ध्यान दो, लास्ट बट वन बेंच, यहां ध्यान दो। इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप कंपेयर करोगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यू विल कंपेयर विथ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो होता है, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया भाई, कंपैरिजन हाफ हाफ सेम है, वी ओमेगा सेम है, तो मास और समेशन mi स्क्वायर होना चाहिए सेम। मतलब रोटेशनल मोशन में समेशन mi स्क्वायर इज प्रोवाइडिंग इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिनोट करते हैं कैपिटल I से। लेकिन ये डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। अगर मेरे पास मास कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूअस हो तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन
आर स्क्वायर डी है। करेक्ट, गुड, सिंपल। अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन भी कर सकते हो। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia of a rotating rigid body is defined as sum of product of, क्योंकि देखो सम कर रहे हो और सम किसका कर रहे हो? प्रोडक्ट्स का कर रहे हो। प्रोडक्ट है ना, MI/RI स्क्वायर M2R2 स्क्वायर, प्रोडक्ट है कि नहीं? मल्टीप्लाई है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rotating rigid body is the sum of product of mass and the square of perpendicular distance from the axis of rotation। हो गया डिफाइन, राइट। तो ऐसे एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जो दिख रहा है वो लिखना है। सम है, किसका सम है? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी is defined as the sum of product of masses and square of perpendicular distances of the particles from axis of rotation। Okay, good। So someone of you go with him and drop him please। एक जस्ट अ मिनट, तुम्हीच चालले जाना, माझी गाडी घ्या, चालले जा तुम्ही, ठीक आहे। यू कॅन जस्ट गिव द बॅग, गिव हिज बॅग। ओके, तो लेट अस बिगिन विथ नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारा अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। अब ऐसा है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करता है बॉडी के शेप के ऊपर। तो ये हर एक टाइप के बॉडी के लिए सेम नहीं होगा। तो हमको पहले फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। उसके बाद फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। अब यहाँ थोड़ी सी नोट्स में गड़बड़ हुई है, सिर्फ आगे पीछे प्रिंट हो गया। तो एक काम करना, मैं आपको कल एक नया प्रिंट आउट दूंगा सिंगल पेज, वो इसके ऊपर स्टेपल कर देना। सिर्फ थोड़ा सा पैराग्राफ आगे पीछे हो गए, गुड। तो डोंट वरी, आई विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा कॉपी। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ बॉडी। हर एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इनफैक्ट एक गिवन बॉडी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस कहां से पास हो रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से तो पास हो सकता है, जैसे हमने इस पर्टिकुलर केस में एक्सिस को एक पॉइंट से पास करवाया, ओ से। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉडी। तो वी विल सी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग, ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। कोई है ऐसा जिसको रिंग क्या है पता नहीं? इज देयर एनीवन हु डज नॉट नो व्हाट इज अ रिंग? नहीं पता सबको? डू यू हैव समहाउ? किसके हाथ में कड़ा है? क्या कड़ा दो? ओके, थैंक यू। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिंग। वैसे बाय द वे परफेक्ट एग्जांपल, थिन यूनिफॉर्म रिंग, तो ये भी थिन है और ये यूनिफॉर्म भी है। नाउ व्हाट इज अ थिन यूनिफॉर्म रिंग? अभी थिन यूनिफॉर्म रिंग में क्या होता है ना, प्रैक्टिकली सारा मास कहां पे है? इट इज एट द सर्कमफरेंस। So thin uniform ring is an object in which practically all the mass is concentrated at the circumference। हाँ, और ये 2D ऑब्जेक्ट है, पता होना चाहिए, इट इज 2 डायमेंशनल। आई कीप दिस फॉर अ व्हाइल, मैं बाद में देता हूँ आपको वापस। गुड। तो अभी वो मैं लिखने नहीं वाला। व्हाट इज थिन यूनिफॉर्म रिंग वो आपको पता है। थिन यूनिफॉर्म रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट
in which the mass is practically distributed along the circumference. सिर्फ circumference पे ही mass है, बाकी कहीं mass नहीं है. So you can say ऐसा एक रिंग है, दिस इज अ रिंग. मतलब देख रहे होंगे मास, पूरा का पूरा मास कहाँ पे है? इट इज ओनली अलोंग द सर्कमफरेंस. क्लियर यहां तक? हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलोंग इट्स ओन एक्सिस. अब ये वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोंग इट्स ओन एक्सिस? बताता हूं. देखो ऐसा है, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि नॉर्मली तुम जब रिंग को रोटेट करवाओगे तो एक्सिस यहां पे भी हो सकता है. एक्सिस इज टैंजेंट. एक्सिस सेंटर से भी पास हो सकता है. और ये जो एक्सिस है ना, सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन ये एक्सिस रिंग को क्या है? परपेंडिकुलर. इसको बोलते हैं इट्स ओन एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको? इट्स ओन एक्सिस. ओन एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद का एक्सिस. इट्स ओन एक्सिस मतलब अ लाइन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास भी है. याद है क्या? 11th सेंटर ऑफ मास. और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है किसको? टू द प्लेन ऑफ द रिंग. तो अभी इसके आगे याद रखना, इफ द एक्सिस passes through center of mass and if it is perpendicular to the plane, then this axis is known as its own axis. रिंग हो या डिस्क हो, जो भी हो, देखेंगे बाद में. तो समझ में आया ये कौन है? ओन एक्सिस. किसका खुद का एक्सिस? रिंग का. कहां से पास हुआ? सेंटर ऑफ मास से. क्लियर? तो हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. कौन सा एक्सिस? अबाउट इट्स. फिलहाल मैं एक्सिस कहीं और नहीं शिफ्ट कर रहा हूं, बाद में करेंगे. उसके लिए हमको अलग थ्योरम सीखना पड़ेगा. अब ऐसा क्यों है वो भी बताता हूं. तो नंबर 1, a thin uniform ring is an object in which practically all the mass is uniformly distributed along the circumference. Axis of rotation passing through the center of mass and perpendicular to the plane is called as own axis. हमने ये एक रिंग ले लिया. So consider a ring of mass capital M. A ring of mass capital M. ये रिंग है जिसका टोटल मास है M. Rotating about its own axis. Rotating about its own axis. अब एक काम करेंगे, ये जो रिंग है ना, इसको हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेंगे that the ring is made up of large number of mass elements, each of mass dm. तो हमने क्या किया, ये रिंग को ऐसा इमेजिन कर लिया कि ये जो रिंग है ये छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ है और हर एक पीस का मास कितना है? dm. अब ऐसा क्यों किया, उसका भी रीजन है. कमिंग बैक टू द डेरिवेशन हियर, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो तुमने लिखा है dm, यहाँ क्या था? ये dm क्या था? मास एलिमेंट था, है ना. तो अगर मेरे पास एक सिंगल मास एलिमेंट हो dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला है आपके सामने. इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन कब करते हो? जब बहुत सारे एलिमेंट्स का एक साथ फाइंड करना हो. मैंने आपको बोला मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल है, उसका मास dm है, r² इंटू dm. एक्सिस से उसका डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास. तो अभी हमने क्या किया, हमने फिलहाल रिंग को ऐसा इमेजिन कर लिया दैट द रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट, और ये स्मॉल मास एलिमेंट है, राइट. सो इमेजिन द रिंग टू बी मेड अप ऑफ large number of mass elements, each of mass dm. उसमें से मैंने एक एलिमेंट ले लिया P पॉइंट पे. सो कंसिडर वन सच एलिमेंट एट पॉइंट P. और पहले हम लोग इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे.
यहाँ तक क्लियर? रिंग था, रिंग को हमने इमेजिन किया कि रिंग इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स, और हर एक मास एलिमेंट का मास कितना है? dm है। फिर हम उसमें से एक ही मास एलिमेंट ले रहे हैं, कौन सा? एट पॉइंट p। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, of this element is, what is the formula for moment of inertia? R square dm, correct, where R is the radius of the ring। जो रिंग है उसका रेडियस है ना R, R square dm। मास अगर स्मॉल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो क्या लिख लिया? di इक्वल टू R square dm, करेक्ट, बराबर, गुड। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि रिंग क्या होता है। रिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन विच प्रैक्टिकली ऑल द मास इज एट सर्कमफरेंस। तो जब एक रिंग रोटेट होगा, व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ एक एलिमेंट रोटेट होगा क्या? नहीं, तो जितने भी एलिमेंट्स मैंने इमेजिन करके रखे वो सारे के सारे क्या होंगे? रोटेट होंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग सिर्फ एक एलिमेंट से आएगा कि सारे से आएगा? सारे से आएगा। तो क्या करोगे? Integrate, very good। Therefore, total moment of inertia of ring, total moment of inertia of ring can be obtained by integration, can be obtained by integration। So therefore, total moment of inertia of ring is integration over di। मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर मैंने हर एक एलिमेंट का मास सेम लिया है और हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस भी कितना है? r है, सेम है ना। सारे एलिमेंट्स कहाँ पे है? सर्कमफरेंस पे। तो मैं एलिमेंट कहीं और भी ले लूं, चलो यहाँ ले लेता हूँ, इसका डिस्टेंस भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो हर एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। मुझे रिंग का टोटल इनर्शिया निकालना तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ऐड। और मैंने आपको अभी बताया एडिशन या समेशन कब करते हो? जब कौन सा मास कॉन्फ्यूजन हो? डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट है क्या? नहीं है ना, नहीं तो रिंग बनेगा कैसे? मास है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, तो रिंग कहां से बन गया? फिर कंटिन्यूस है ना ये मास। हाँ, तो कंटिन्यूस में इंटीग्रेट करते हो कि समेशन करते हो? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? जितने भी रिंग्स हैं उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन। तो आ गया आई आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? R स्क्वायर dm। कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के, क्या कांस्टेंट है इधर? R स्क्वायर, क्योंकि मैंने मास एलिमेंट कहीं भी लिया होता तो डिस्टेंस सेम होता। तो IR इक्वल टू R स्क्वायर इंटीग्रेशन dm। अब एक बात बताओ, ये जितने भी मास एलिमेंट है, इन सारे मास एलिमेंट को मैं ऐड करते गया, सारे मास एलिमेंट को मैं ऐड करते गया, मतलब इंटीग्रेट करते गया, तो क्या मिलेगा? टोटल मास। वो कौन है? m। तो इंटीग्रेशन dm क्या है? कैपिटल M। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? R स्क्वायर m, मतलब mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज mr स्क्वायर। लेकिन याद रखना, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, किसी और एक्सिस के अबाउट हम लोग फिलहाल बात नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे वो बता देता हूं मैं। लोग प्रॉब्लम ये है, इंटीग्रेशन से तुम ये एक ही केस सॉल्व कर सकते हो। क्यों? सपोज मैंने यहां पे लिया होता एक्सिस ऑफ रोटेशन टैंजेंट, तो यू सी एक मास एलिमेंट ऐसा है जो खुद एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, उसका डिस्टेंस क्या आ गया? 0। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? 0। और ये जो दूसरा वाला है ना, अपोजिट एंड वाला, वो कितने डिस्टेंस पे है? 2r। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब अगर एक्सिस अलोंग टैंजेंट होता तो हर एक मास एलिमेंट का इनर्शिया सेम आता क्या? नहीं आता। वेरी गुड। तो अगर नहीं आता तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते ना, तुमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। डायरेक्टली ऐड कब कर सकते हो? जब सारे के सारे एलिमेंट्स का इनर्शिया सेम हो। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम जब डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं उस केस में यू कैन इंटीग्रेट इफ एंड ओनली इफ
सारे एलिमेंट्स का इनर्शिया सेम हो, नहीं तो नहीं होता है। फिर दूसरे जो केसेस है वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे, मे बी टुडे मे बी टुमारो। लेकिन फिलहाल मैं इसको वापस रिपीट करता हूं, फिर हम लोग डिस्क का इनर्शिया निकालेंगे। तो रिंग का इनर्शिया निकालने के लिए, टू फाइंड आउट इनर्शिया ऑफ अ रिंग, व्हाट वी हैव डन इज, हमारे पास ये रिंग था, ये थिन यूनिफॉर्म रिंग था। हमने ये जो थिन यूनिफॉर्म रिंग है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इट्स ओन एक्सिस मतलब एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि ये जो रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनाइट सिमल। याद रखना, इन्फिनाइट मतलब वेरी लार्ज और इन्फिनाइट सिमल मतलब वेरी स्मॉल। तो वी इमेजिन दैट दिस रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनाइट सिमल मास एलिमेंट्स, ईच ऑफ मास dm। उसमें से मैंने पहले एक ही एलिमेंट इमेजिन किया। तो जब ये रिंग रोटेट होगा तो ये एलिमेंट भी रोटेट होगा, मतलब ये एलिमेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये जो एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड कर लो, वो होता है r² dm, where r is the distance from axis of rotation, right? क्योंकि एलिमेंट का मास स्मॉल है तो इनर्शिया भी स्मॉल है, राइट? क्लियर? पक्का? गुड। देन लेकिन जब ये रिंग रोटेट होगा तो क्या सिर्फ यही एलिमेंट रोटेट होगा? क्या सभी होंगे? तो इनर्शिया सबका होगा। तो मुझे अगर टोटल इनर्शिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट। और मैं इंटीग्रेट कर इसलिए पा रहा हूं क्योंकि सारे एलिमेंट्स का मास और डिस्टेंस सेम है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स का इनर्शिया सेम है, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा उस केस में। गुड। तो ये हो गया IR इक्वल टू इंटीग्रेशन r² dm। इसमें से r² है कांस्टेंट, तो IR आ जाएगा r² इंटीग्रेशन dm। सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं अगर ऐड करते गया, इंटीग्रेट करते गया, तो ये मिल जाएगा टोटल मास, तो r² इंटू m। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन मास इज, अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज mr²। क्लियर? पक्का? बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, उससे पहले मैंने आपको एक बार बताया था 11th स्टैंडर्ड में ही ऑफ कोर्स, कि अगर आपको दरवाजे को रोटेट करवाना है, आप एक्सिस के पास में फोर्स लगाओगे तो ज्यादा लगेगा और दूर लगाओगे तो कम फोर्स में सेम रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर एक्सपीरियंस कभी किया नहीं होगा तो आज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, हमारे यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं, कहीं भी जाके ऐसा एक्सिस के पास और एक्सिस के दूर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के देखो, राइट? तो जितना फोर्स दूर लगेगा उतना ही इजीली डोर विल रोटेट। अब ऐसा क्यों हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अपोजिशन टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? R और M पे। तो लुक एट दिस फॉर्मूला एंड फॉर योर सेल्फ खुद से वर्कआउट करो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैंने पास में लगाया, पास में फोर्स लगाया, डिस्टेंस इज स्मॉल, वेरी गुड, डिस्टेंस इज स्मॉल, और दूर लगाया तो डिस्टेंस इज लार्ज, तो उल्टा होना चाहिए ना। दूर लगाऊंगा तो इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए ना, अपोजिशन ज्यादा होना चाहिए, या तो उल्टा ही हो रहा है। तो खुद के लिए वर्कआउट करो कि ऐसा क्यों हुआ, खुद के लिए, नॉट फॉर मी। क्लियर यहां तक? देन लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो आई होप सबको पता है कि यूनिफॉर्म डिस्क क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, तो जिनको डिस्क पता नहीं अभी पता लग जाएगा। डिस्क, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो डिस्क। व्हाट इज यूनिफॉर्म डिस्क? डिफाइन कैसे करोगे? मास, मास क्या? मास बहुत छोटे छोटे चीजें हैं। हैव यू ऑफ कोर्स, डू यू रिमेंबर, हमने 3 टाइप के डेंसिटीज भी देखे थे।
लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मतलब सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं, और वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं। नॉर्मली जब तुम डे टू डे लाइफ में डेंसिटी की बात करते हो ना, तो वो होता है वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब नॉर्मली, राइट, करेक्ट। 3 टाइप की डेंसिटी में एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिनको नहीं पता अभी आज पता लग जाएगा। एग्जांपल, ये मेरे पास एक रॉड है, इमेजिन ये 10 किलोग्राम का रॉड है, इमेजिन ये 5 मीटर लंबा है, तो व्हाट इज द मास पर मीटर? 2, 10/5 है ना, इसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। हाउ मच इज द मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना मास, ठीक, करेक्ट। देन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ 2D ऑब्जेक्ट, वो 1D था, ये 2D है। अब मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना, इसका टोटल मास 10 किलोग्राम है, इसका टोटल एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द मास पर मीटर स्क्वायर? 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी, राइट। सुपरफिशियल, सरफेस, एरियल, एक ही बात है सब, क्लियर, राइट। अगर मैं 3D में जाऊँ, 3 डायमेंशंस में जाऊँ, अब मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पे, चलो ये सिलेंडर, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, राइट। सेम चीज मान लेते हैं कि जो सॉलिड सिलेंडर है इसका मास 10 किलोग्राम है, इसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, तो पर मीटर क्यूब में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, उसको तुम बोलते हो वॉल्यूम मास डेंसिटी। वेरी गुड, गुड। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट एंड टेल मी, यहाँ पे कौन से टाइप का डेंसिटी एप्लीकेबल है? सरफेस, कौन सा? सरफेस। लीनियर मास डेंसिटी को तुम डिनोट करते हो लैम्डा से, सरफेस को डिनोट करते हो तुम सिग्मा से, और वॉल्यूम को डिनोट करते हो रो से। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? सिग्मा। तो दिस आर सम थिंग्स, बेसिक थिंग्स जो तुमको पहले से पता होनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब अगर मैं इस डिस्क पे कहीं पे भी यूनिट एरिया ले लूँ ना, यूनिट एरिया यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो हर जगह पे यूनिट एरिया में सेम मास होगा, तो उसको बोलोगे यूनिफॉर्म। तो अ डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द सरफेस डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर। नंबर 1, सिर्फ उससे नहीं चलता, कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए। यू नो व्हाट इज कंपोजिशन? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि चलो ये एक एलॉय है, यू नो व्हाट इज एलॉय? मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। तो अगर इस पोर्शन में 10% कॉपर है और 90% लेटर से आयरन है, तो यहां पे भी सेम कंपोजिशन होना चाहिए। तो डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, नंबर 1, if the surface density is same everywhere and the composition is also same everywhere। तो सिर्फ डेंसिटी सेम होने से यूनिफॉर्म नहीं होता, साथ में क्या सेम होना चाहिए? कंपोजिशन, करेक्ट। वो अभी नोट्स में लिखा हुआ है। सो डिस्क इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if the surface density is same everywhere and composition is same everywhere। वेरी गुड। अब जैसे आपने पिछले केस में देखा, ये जो डिस्क है इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। व्हाट इज द ओन एक्सिस? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। गुड। तो यहाँ पे भी हम लोग वही केस ले रहे हैं, सिमेट्रिक केस है ये, वेयर द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दिस इज कॉल्ड एज इट्स ओन एक्सिस। अब एक काम करेंगे, वी विल इमेजिन द डिस्क टू हैव टोटल मास कैपिटल M। थोड़ा सा मैं सिर्फ इसको बड़ा कर लेता हूं, गुड इनफ, सफिशिएंट होगा। ओके, तो लेट अस कंसीडर अ डिस्क, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ टोटल मास M, ऑफ मास M एंड रेडियस कैपिटल R, एंड रेडियस कैपिटल R। तो ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। जस्ट अ मिनट, I want this to be symmetric, fine। तो ये जो है इसका रेडियस है कैपिटल R, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और हमने भी बोला सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? सरफेस डेंसिटी। लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी
सरफेस डेंसिटी। और तुम सिग्मा डिफाइन कैसे करते हो? मास पर यूनिट एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ द डिस्क? पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? जो अप्रोच तुमने रिंग के केस में यूज किया था वही अप्रोच तुमको इस केस में भी यूज करना है। रिंग के केस में तुमने रिंग को कैसे इमेजिन किया था? टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट्स। वेरी गुड, करेक्ट। रिंग को तुम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हो, डिस्क को तुम रिंग्स में डिवाइड करते हो। किस में? रिंग्स में। रिंग को तुम एलिमेंट्स में डिवाइड करते हो और डिस्क को तुम रिंग्स में डिवाइड करते हो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि रिंग का तो पता लग गया ना अब, तो मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करके डिस्क का फाइंड कर सकता हूं। तो अब ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि ये जो तुम्हारे पास डिस्क है ये सेंटर से लेके तो सरकमफरेंस तक छोटे छोटे रिंग से बना है। किससे बना है? रिंग से बना है, राइट। तो इस केस में हम लोग डिस्क को कैसा इमेजिन करने वाले हैं? टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स, ईच ऑफ मास dm। यहां पे dm किसका मास है? रिंग का मास है। और रिंग के केस में dm किसका मास था? स्मॉल एलिमेंट का मास था। तो इमेजिन द डिस्क, imagine the disk to be made up of large number of rings, starting from, ये रिंग कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस, है ना। मतलब बेसिकली कहां से कहां तक? जीरो डिस्टेंस से कैपिटल आर तक। तो जो डिस्क है ये लार्ज नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर एंड गोज अप टू रेडियस आर। अब एक काम करेंगे, उसमें से जैसे पिछले केस में हमने इमेजिन किया था कि ये जो रिंग है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट, और उसमें से पहला एक एलिमेंट उठाया था। ऐसा ही किया था ना, लिखा भी है मैंने, देखा ना, कंसिडर वन सच एलिमेंट एट पॉइंट P। वैसे यहां पे भी करेंगे। वेल बाय द वे सिर्फ इतना है, इमेजिन द डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, ईच ऑफ मास dm। हर एक रिंग का मास कितना है? dm। ईच ऑफ मास dm, ईच ऑफ मास dm। अब इन सब में से मैं कोई भी एक रिंग ले लेता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, और ये जो रिंग है इस रिंग का थिकनेस dr ले लेते हैं। कितना थिकनेस ले लिया? dr। तो ये जो रिंग है ना इसका थिकनेस कितना है? dr। और ये रिंग कितने डिस्टेंस में इमेजिन किया मैंने? स्मॉल r। तो कंसिडर, थोड़ा ये डायग्राम को मैं अच्छे से कर लेता हूं, इट्स नॉट लुकिंग गुड, सॉरी फॉर दिस। आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर बाय द वे, लेकिन आई डोंट लाइक इट। ओह गुड, कोई बात नहीं। ओके, जब है हमारे पास फीचर्स तो उसका यूज करना चाहिए। यस, लुक्स बेटर ऑफ। ओह वेरी गुड, नाइस। सॉरी फॉर दिस। अब मेरा ऐसा ही है, मुझे जो पसंद नहीं है उसको मैं चेंज करूंगा अब यहाँ पे। एंड इसका डिस्टेंस कितना लिया था? स्मॉल r। मतलब जो रिंग है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। थिकनेस कितना है? थिकनेस कितना है? dr। वेरी गुड, तो थिकनेस इज dr। चलो यहाँ तक हो गया। तो हम लोग ऐसा करेंगे, कंसिडर वन सच रिंग, कंसिडर वन सच रिंग ऑफ थिकनेस dr, ऑफ थिकनेस dr एट a डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? r। अगर डिस्टेंस r बोल रहे हो तो ये दिस r also becomes रेडियस। किसका रेडियस? रिंग का रेडियस। किसका रेडियस? रिंग का। तो ये जो रिंग है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तुमको? पता है ना? हाँ। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, is given by IR equal to, पिछले टॉपिक पे जाओ, क्या था? मास इंटू डिस्टेंस का
स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इस रिंग का? स्मॉल आर। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल आर स्क्वायर। मास कितना है? dm। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? पक्का? आर स्क्वायर dm मतलब ये तो एक रिंग का हो गया। हमको किसका चाहिए? पूरे डिस्क का। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, inertia of the disk can be obtained by integration, तो मुझे अगर डिस्क का चाहिए तो आई डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रिंग। रिंग कहां से स्टार्ट हुए? 0 से। कहां तक गए? कैपिटल आर तक। तो आई डिस्क इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या था? आर स्क्वायर dm फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा पॉज लेते हैं यहां पे। क्यों? बताता हूं। यू रिमेंबर, आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया ये डिस्क कौन है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि हर जगह पे डेंसिटी सेम है। एग्री? करेक्ट? गुड। और बाय द वे ये रिंग किसका पार्ट है? डिस्क का है। तो जो डेंसिटी डिस्क का है वही डेंसिटी किसका होगा? रिंग का होगा। वेरी गुड। बट सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? मास डेंसिटी तो है, सरफेस डेंसिटी है, मास अपॉन एरिया। रिंग का मास कितना? अब एरिया ऑफ रिंग ले लेते हैं, तो dm अपॉन व्हाट इज एरिया ऑफ रिंग? पाई आर स्क्वायर। तुम अगर पाई स्मॉल आर स्क्वायर बोल रहे हो ना, तो तुम मुझे ये पूरा बता रहे हो। हाँ। तो सिर्फ रिंग पूछा मैंने, सिर्फ रिंग पूछा। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तुमने बोला तो तुमने तो सिर्फ अंदर का सरकमफेरेंस बता दिया। थिकनेस कौन लेगा? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर। और थोड़ा लॉजिकली भी सोचो, चैप्टर नंबर 1 क्यों सीखते हैं हम लोग? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L⁻²। व्हेन यू से 2 पाई आर, 2 पाई तो एंगल है, आर मतलब लेंथ⁻1। एरिया लेंथ⁻1 होता है क्या? नहीं। तो 2 पाई आर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? थिकनेस से। थिकनेस इज L⁻1, आर इज L⁻1, तो L⁻2। तो एरिया ऑफ द रिंग कितना आ गया? 2 पाई आर डी आर। तो सिग्मा कितना आ गया? dm अपॉन 2 पाई आर डी आर। वेरी गुड। तो dm क्या आ गया? dm इज 2 पाई आर सिग्मा डी आर। सिर्फ इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। पक्का? श्योर? तो ये जो dm है, dm ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, from equation number 2 and 3 you have moment of inertia of disk equal to integration from 0 to capital R square dm, but dm is 2 pi r sigma dr। करेक्ट? अब जिनको नहीं समझ में आया कि क्यों किया, मैं तुमको मैथमेटिक्स का एंगल से समझाता हूं। तुमने डिस्क कहां से कहां तक लिए? सेंटर मतलब 0 से कैपिटल R तक। वेरिएबल कौन है? R। कौन है? तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन होना चाहिए था? R। हमारे पास कौन आ रहा था? dm, इसलिए हटाया इसको यहां से। इन टर्म्स ऑफ क्या लेके आए? R। तो इंटीग्रेशन तुम किस पे करने वाले हो वो भी ध्यान रखो। तुम रेडियस पे इंटीग्रेट करने वाले हो, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन चाहिए? dr। यहाँ पे कौन था? dm, इसलिए dm को किसके टर्म्स में लिखा? dr। जब तक मैथ्स नहीं समझ में आएगा तो फिर स्टेप्स याद नहीं रहते। क्या आ गया? 2 पाई आर क्यूब सिग्मा डी आर। 2 पाई आर क्यूब सिग्मा डी आर। 0 टू कैपिटल आर। कौन कौन कांस्टेंट है? सिग्मा और 2 पाई। आर कांस्टेंट मत बोल देना, आर क्यूब डी आर। मैंने बोल दिया आर कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट कैसे होगा? हमने तो रिंग 0 से लेके तो सरकमफेरेंस तक लिए ना, तो आर तो वेरिएबल है ना, वो तो अभी बताया मैंने। What is integration of r cube? 3r square नहीं, वो डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? r⁴/4 0 टू कैपिटल R। वेरी गुड। तो आई डिस्क
इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, ये 4 भी बाहर निकाल लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो गया हो गया। तो ये आ गया आपके पास आई डिस्क इक्वल टू 1 एंड 2 मतलब पाई बाय 2 सिग्मा सिग्मा आर रेज टू 4। लेकिन याद है कि आपको सिग्मा आपने पहले ही फाइंड करके रखा है सबसे पहले स्टार्टिंग में, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर और r रेज टू 4। वेरी गुड। पाई पाई बाय बाय, r रेज टू 4 अपॉन r स्क्वायर इज r स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्लियर। तो डिस्क का और रिंग का डेरिवेशन का अप्रोच एकदम सेम है, सिर्फ रिंग में तुम रिंग को इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल मास एलिमेंट, डिस्क को इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, राइट, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, क्योंकि सारे रिंग्स का सेंटर सेम है। अब कुछ वर्ड जो मैंने यहाँ बोले नहीं वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। द आइडिया वाज वी हैड अ रिंग, सॉरी अ डिस्क, तो वी हैड अ डिस्क, this disk was rotating about its own axis, that is an axis passing through center of mass and perpendicular to plane, right, and the radius of this disk is capital R and the total mass of the disk is capital M. This disk is assumed to be made up of large number of concentric rings, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। उसमें से फिलहाल मैं सिर्फ एक रिंग यहाँ पे ले रहा हूँ, और जो एक रिंग मैंने यहाँ पे लिया इसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर, क्योंकि इस रिंग का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। और ये जो डिस्क है, तो जो रिंग है इसका थिकनेस कितना लिया तुमने, डी आर। हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन हम पहले रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, क्योंकि वो हमने अब भी डिराइव किया था आर स्क्वायर डी एम, वेयर डी एम इज द मास ऑफ दिस रिंग। अगर मुझे पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, पूरे डिस्क का, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, रिंग पे। रिंग्स कहाँ से इमेजिन किए, जीरो से कहाँ तक गए, कैपिटल आर तक। तो जीरो से यहाँ पे भी एक रिंग था, उसके बाद और एक रिंग था, उसके बाद और एक रिंग था, ऐसा करते करते रिंग्स कहाँ तक है, बाउंड्री तक है। गुड। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन 0 टू आर आई आर, व्हाट इज आई आर, आर स्क्वायर डी एम। इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। और हमने इक्वेशन नंबर 1 तो पहले से करके रखा था, सिग्मा दैट इज मास अपॉन एरिया, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, रिंग्स मैं कहीं पे भी ले लूं, हर एक रिंग का मास क्या है, सेम है, तो डीएम कांस्टेंट है। अगर तुम बोलते हो डीएम कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन है, आर। तो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है ना वो डी आर दिखना चाहिए ना यहाँ पे, तो डी आर दिख नहीं रहा, तो हमने क्या किया, फिर हमने बोला कि सिग्मा कांस्टेंट था, हमने पहले सिग्मा पूरे डिस्क के लिए निकाला, अब सिग्मा किसके लिए निकाल रहे हो, रिंग के लिए। तो क्या लोगे, डीएम अपॉन एरिया ऑफ रिंग, डीएम अपॉन एरिया ऑफ रिंग, व्हाट एरिया ऑफ रिंग, 2 पाई आर डी आर। यहां से तुमको डीएम मिल जाएगा 2 पाई आर सिग्मा डी आर। इक्वेशन नंबर 3, इसको कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर स्क्वायर डीएम, बट डीएम इज 2 पाई आर सिग्मा डी आर। तो 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट आउटसाइड, आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब डी आर, 0 टू आर। तो 2 पाई सिग्मा r raised to 4 by 4 from 0 to r, 1 and 2 pi sigma by 2 r raised to 4 minus 0। वेरी गुड। तो ये आ गया पाई बाई 2 सिग्मा, सिग्मा कितना था, m अपॉन पाई आर स्क्वायर था ना, यस, इंटू आर रेज टू 4। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब अगला टॉपिक क्या है, रेट्स ऑफ गायरेशन। वेरी गुड, सिंपल टॉपिक है।
पिच करना नहीं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने 2 आवर्स बोले थे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आई एम शोइंग सम मर्सी ऑन यू। 1 आवर 35 मिनट्स के ऊपर जा ही नहीं रहे, अब तुम 1 आवर 20 मिनट्स में पिच करने लग गए। पिच 24 मार्च को करना, होली है हाँ? पिचकारी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या, चलो मैं बता देता हूँ मतलब क्या। थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लेंगे और बाद में हम देखेंगे उसको डिस्क्राइब कैसे करना। लेट अस से आई हैव अ बॉडी, सम बॉडी, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सेंटर से एक्सिस पास होना चाहिए, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है कोई बात नहीं। कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो, जैसे कोई भी बॉडी लीनियर मोशन में हो, तो लीनियर मोशन में जो बॉडी होता है उसका क्या होता है, इनर्शिया। रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मेरे पास बॉडी है राइट, इसका इनर्शिया होगा ना, इनर्शिया। तो वी हैव अ बॉडी जिसका एक इनर्शिया है, करेक्ट। अब विदाउट चेंजिंग द एक्सिस, एक्सिस जहां था वहीं है, रिमेंबर। और ये जो बॉडी था, इस पूरे बॉडी का मास मैंने एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया। किस में डाल दिया, सिंगल पॉइंट में। किसमें, सिंगल पॉइंट में। अब ये जो पूरे बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट किया है, अब ये जो पॉइंट मास है इसको मैं रोटेट करवा रहा हूं अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास का एक इनर्शिया होगा, क्योंकि पॉइंट मास क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन। रोटेशन हो तो क्या हो, इनर्शिया होता है, करेक्ट। इस पॉइंट मास का इनर्शिया और जो ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन था उसका इनर्शिया सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमारे पास पहले एक रेक्टेंगुलर शेप में बॉडी था, वो क्या हो रहा था, रोटेट अबाउट सम एक्सिस। उस बॉडी का क्या था, इनर्शिया था। अब मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया, वो जो बॉडी था उसका सारा मास एक सिंगल पॉइंट में है, और ये जो पॉइंट मास है मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एक्सिस। एक्सिस सेम है, एक्सिस सेम है, मान लेते हैं रोटेट हो रहा है, इनर्शिया सेम नहीं है। अब मैंने इसका डिस्टेंस चेंज कर दिया, अब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, इनर्शिया सेम नहीं है, मैंने डिस्टेंस और चेंज कर दिया, अब रोटेट करवा रहा हूं। अब इस केस में, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में पॉइंट मास का इनर्शिया और ओरिजिनल बॉडी का इनर्शिया सेम हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब डिफाइन कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले तो समझ लो कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों चाहिए। लुक, हमने अब जस्ट इस केस में दो हमने देखे ना, एक तो हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और एक हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। रिंग के लिए एक्सिस के अबाउट और डिस्क के लिए एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम था क्या, नहीं था। रिंग के लिए पूरा मास कहां पे है, सरकमफरेंस। डिस्क के लिए वैसा था क्या, नहीं। तो किसी भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो समझने के लिए हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हो रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो टू डिस्क्राइब हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन वी डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पॉइंट नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, टू डिस्क्राइब हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड about a given axis of rotation we define a quantity called as radius of gyration। और मैंने एज एन एग्जांपल बताया, रिंग के केस में सारा मास कहाँ था, सरकमफरेंस। डिस्क के केस में वैसा नहीं था, राइट, करेक्ट, क्लियर यहाँ तक। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर, मेरा एक और पेज खराब होगा, कोई बात नहीं, अच्छा ऑलरेडी करके रखा है, वेरी गुड। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप, अभी रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल कोई भी शेप हो सकता है, ऑफ सम मास कैपिटल M रोटेटिंग अबाउट एक्सिस। इस बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
सम वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पूरे बॉडी के मास को कहां डाल दिया, सिंगल पॉइंट में। कहां डाल दिया, सिंगल पॉइंट में। उसको पॉइंट मास बना दिया, वही बॉडी पॉइंट मास बना दिया। अब ये जो पॉइंट मास था इसको मैं क्या करवा रहा हूं, रोटेशन करवा रहा हूं अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेम। उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे फिर, कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन कैन बी डिफाइंड as the distance from the axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, and the moment of inertia of this point mass about the same axis of rotation is equal to the moment of inertia of the original mass distribution. मैं वापस बता देता हूं आपको, radius of gyration is defined as the distance at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and at which moment of inertia of point mass is same as that of, मतलब is equal to moment of inertia of original mass distribution। आ गया ध्यान में, पक्का? तो अभी इसके इक्वेशन हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे, आज यहां तक ठीक है।